हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th में हैं और आपको पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, अगर उस समझ में नहीं आ रहा है तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आपको एकदम से जीरो टू हीरो लेवल इस जो क्लास है इसके अंदर कवर किया जाएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर देना है। ये कुछ टास्क है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। और जो आज का पूरा जो लेक्चर है, हम इसके अंदर पूरी ही जो चैप्टर है उसको ही कवर करने का ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो यहाँ पर इस चैप्टर में आने इस चैप्टर को सोल्व करने से पहले आपको जो आना चाहिए, चैप्टर को सोल्व करने से पहले आपको जो आना चाहिए वो मैं एक बार बता देता हूँ। वास्तविक संख्याएं हम पढ़ रहे हैं, रियल नंबर हम पढ़ रहे हैं। ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा ये यूट्यूब चैनल है और ये जो वन शॉट में है, मेरा नाम रवि है। ये आपको चलिए शुरू कर लेते हैं आज का जो चैप्टर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको आना चाहिए, जो नहीं आता है उसको आ जाना चाहिए। हमें सभी संख्याओं के बारे में सही समझ होनी चाहिए, संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट कहते हैं, संख्याओं की समझ आपको होनी चाहिए जिसके अंदर प्राइम नंबर हो गए, को प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, रियल नंबर हो गए, रेशनल नंबर हो गए, रेशनल नंबर हो गए। ये जितने भी प्रकार के नंबर है उन सबके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरी बार आप फैक्टर निकालना आना चाहिए, इसमें फैक्टर पढ़ेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि एलसीएम गुणा एचसीएफ जो इक्वल टू होता है वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। इसके लिए आपको आना चाहिए विभाजकता के नियम, जिसमें दो, तीन और पांच का जो इम्पोर्टेंस है इसके अंदर वो भी आना चाहिए। दो के लिए क्या करते हैं, लास्ट में जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट देखते हैं। अगर ये पूरे नंबर है तो वो संख्या दो से डिवाइड है। तीन के लिए क्या करते हैं, संख्याओं को ऐड करके तीन का डिवाइड लगा देते हैं। पांच के लिए लास्ट में जीरो और पांच होना चाहिए, लास्ट में जीरो और पांच होना चाहिए। तीनों इंपॉर्टेंट नियम है, ये आगे काम में आएंगे। चलिए प्रश्न संख्याओं को हम शुरू कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले मुझे कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। कितना दे रखा है, 140। तो 140 के मुझे गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए इजीली क्या करना है, सब क्योंकि लास्ट में जीरो है तो दो का भाग चला जाएगा, यहाँ पर 70 आ जाएगा। फिर लास्ट में जीरो है तो फिर से दो का भाग चला जाएगा, 70 में दो का भाग लगाएंगे तो 35 बार। फिर दो का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में पांच आ गया। तीन का ट्राई करेंगे, तीन और पांच को जोड़ेंगे तो आठ होते हैं, आठ के अंदर तीन का भाग नहीं जाता है। पांच का ट्राई करेंगे, लास्ट में जीरो और पांच होना चाहिए, लास्ट में पांच है तो इसके में किसका चला जाएगा, पांच का। सात पंजे 35, फिर पांच सात के लगाएंगे वन टाइम्स। तो 140 के जो हमारे पास गुणनखंड आ गए वो आ गए, दो गुणा दो गुणा पांच गुणा सात। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दो दो बार आ रहा है तो दो की पावर दो, मल्टीप्लाई फाइव इंटू सेवन। पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 156। 156 के भी आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले दो का भाग लगाएंगे क्योंकि लास्ट में सिक्स है तो दो का भाग आसानी से चला जाएगा। 15 में देंगे दो का भाग तो सात दूनी के 14, एक बचता है। 15 में से 14 घटाएंगे तो एक, 16 बच जाएंगे। आठ दूनी के 16 हो जाएंगे। फिर दो का लगाएंगे क्योंकि लास्ट में एट है, दो का चला जाएगा। सात में लगाएंगे, तीन दूनी के छह, तीन दूनी के छह, सात में से छह घटाएंगे तो कितने बचेंगे, एक। एक और आठ कितने हो जाएंगे, 18। नौ दूनी के 18। फिर तीन का लगा लेंगे, तेरह तीन 39। फिर तेरह का लगाएंगे वन टाइम। तो इसके जो हमारे पास 156 के जो फैक्टर आए हमारे पास कितने आए, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई 13। ये आगे फिर हम दे रखा है 3825। 3825 के कर लेते हैं। 3825 में एक सम आसान है क्योंकि लास्ट में पांच है तो पांच का चला जाएगा। सात पंजे 35 हो जाएंगे, तीन बचेंगे और दो बचेंगे, 32 हो जाएंगे। छह पंजे 30 होते हैं, दो बच जाएंगे, 25 हो जाएंगे। पांच पांच 25। फिर क्या कर लेना है, पांच का लगा लेना है। पांच एकम पांच, दो बचेंगे, 26 हो जाएंगे। पांच पांच 25, कितना बचेगा, एक बचेगा और 15, पांच टिके 15। अब देखिए पांच और तीन आठ, आठ और पांच, पांच और तीन आठ, आठ और एक नौ, नौ में तीन का भाग चला जाता है तो आसानी से तीन का दे लेंगे। तीन पंजे 15 और तीन एकम तीन। तीन पंजे 15, तीन और एकम तीन,
अब क्या कर लेना है, पांच और एक को जोड़ेंगे तो वापिस से छह हो जाते हैं, तो छह में आसानी से किसका भाग चला जाएगा, तीन का चला जाएगा, तो तीन 17 तीके 51। 17 एक कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, 17 में केवल 17 का भाग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3825 के जो आए हमारे 3825 के जो गुणनखंड आए, पांच का स्क्वायर, क्योंकि दो बार है पांच, तीन का स्क्वायर और कितना है 17। अब कितना देना है, 5005 में देना है। 5005 में आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट हमारा कि पांच का लगा लेंगे, क्योंकि लास्ट में कितना है, पांच है, तो पांच का लगा लेते हैं, तो पांच एकम पांच और डबल जीरो, तो इसके से पांच एकम पांच। 1000 एक बार चला गया। सबसे पहले दो का लगाएंगे, दो का नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में वन है, तीन का ट्राई करेंगे, तीन के लिए जाएगा नहीं, क्योंकि वन है, दो में के अंदर तीन का भाग नहीं जाता है। पांच का ट्राई करेंगे, पांच के लिए जीरो और पांच होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। फिर किसका ट्राई करेंगे, सेवन का। सेवन का जाएगा नहीं, सात एकम सात, कितना बचेगा, तीन और 30 हो जाएंगे। सात चौक 28, कितने बचेंगे, दो और एक, सात के 21, हाँ सही, सात का चला जाएगा इसमें, सात का एकदम चला जाएगा। सबसे पहले मैं सात का दे लेते हैं इसके अंदर। सात एकम सात, कितने बचेंगे, तीन और यहाँ पर जीरो, सात चौक 28, दो और सात एकम सात। अब क्या करना है, वापिस से डिवाइड लगाना है, डिवाइड लगा लेते हैं। या फिर इससे कर लेते हैं, डिवाइड लगा लिए, ठीक ठाक चल रहा है। सात कम सात, यहाँ पर देख लेते हैं, 1001 में ऐसे सात का भाग लगा के देख लेते हैं। सात एकम सात, कितने बचेंगे, तीन, जीरो, सात चौक 28, कितने बचेंगे, दो एक, सात एकम सात, दूसरे तो सात या 21, सात के 21 होंगे। कितनी बार चला गया, 143 बार। वापिस दो का ट्राई करेंगे, लास्ट में तीन है, जाएगा नहीं। कितने हो जाएंगे, चार और तीन सात और एक आठ, तीन का नहीं जाएगा, पांच का नहीं जाएगा। अब किसका देख लेते हैं, 11 का चला जाएगा, 11 हाँ 11 का चला जाएगा, 11 एकम 11, कितना बचेगा यहाँ पे, तीन और यहाँ पर तीन, 11 तीन 33 और 13 का लगाएंगे कितनी बार, वन टाइम्स। यानी 5000, जो पांच के हमारे पास जो गुणनखंड आए हमारे पास कितने हैं, पांच मल्टीप्लाई सात मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 आ जाने वाले हैं। ये जो दे रखा है लास्ट का क्वेश्चन, यही थोड़ा सा सबसे हार्ड है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है, इसीलिए 7429 हमें दे रखा है। सबसे पहले दो का ट्राई करेंगे, दो का जाएगा नहीं, लास्ट में नौ है, तीन का लगाएंगे, जोड़ करने पर नहीं जा रहा, पांच का लगाएंगे, जीरो और पांच नहीं है लास्ट के अंदर, सात का भी नहीं जाएगा इसके अंदर। इसको अंदर डायरेक्ट हम लगाएंगे 23 का, 23 का लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 343 बार। फिर किसका लगा लेते हैं इसमें, 19 का, 19 का लगाएंगे तो 17 बार, 17 का लगाएंगे एक बार। तो हमारे पास इसके जो गुणनखंड आए, 23 × 19 × 17, ये क्वेश्चन का हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ पहला जो प्रश्न है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के गुणनखंड निकालेंगे। 26 के गुणनखंड निकाल लेते हैं इधर। 26 के गुणनखंड निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, बताओ, 13 दूनी के 26, यानी 26 के जो हमारे पास गुणनखंड आए कितने आए, बताओ, 13 × 26, 13 दूनी के 26। और 91 करेंगे तो 91 के हमारे पास आ जाएंगे 13 7 91। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गए हैं। अब क्या ज्ञात करना है मुझे, एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ कौन कौन से नंबर के, 26 और 91 नंबर के मुझे क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कॉमन कौन आ रहा है, तो यहाँ पर 13 कॉमन है, यहाँ पर भी कितना कॉमन है, 13। 13 क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा। मुझे क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ,
जो कॉमन आ रहा है उसको तो लिख ही लेते हैं। कॉमन कौन आ रहा है? 13। जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लेते हैं। जो कॉमन नहीं आ रहा उनको भी लिख लेते हैं। यहाँ 2 कॉमन आया, क्या नहीं आया तो 2 को लिख लेते हैं। क्या 7 कॉमन आया? नहीं आया तो 7 को लिख लेते हैं। 13 दूनी के 26, 26 सत्ते कितने होते हैं? 182। 26 सत्ते 182, यानी एलसीएम कितना जाएगा हमारे पास? 182। यहाँ पर भी लिख लेंगे 26 और 93 ब्रैकेट के अंदर। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 510 के सबसे पहले क्या कर लेते हैं? गुणनखंड। इधर मैं गुणनखंड कर बता देता हूँ 510 के। ये आप खुद से ट्राई करना है, मैं डायरेक्ट लिख ले लूंगा आगे। दो का चलाएंगे कितनी बार? 25 दूनी के 50, एक 5 दूनी के 10, फिर दो का लगाएंगे 14 दूनी के 12 दूनी के 24, और 6 दूनी के 12, 126। फिर दो का लगाएंगे 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6, 3 का लगाएंगे 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, फिर 3 का लगाएंगे 7 के 21, और 7 के लगाएंगे 1 टाइम। यानी इसके कितने गुणनखंड आ गए 510 के? हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। एंड 92 के कर लेते हैं। 92 के मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 13 दूनी के कितने होते हैं? अ, ते- इसके कर लेते हैं 23 दूनी के 46। 46 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 92। तो मैं लिख लेता हूँ 23 गुणा 2 गुणा 23 दूनी के 46, 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 92 हो जाएंगे। अब वही क्या याद करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ याद करना है। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर एक और हमें दे रखा था, वो भी हमें करना है कि आगे की जांच कीजिए कि दो संख्याओं को जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। दो संख्याएं यहाँ पर क्या दे रखी थी, इसको कर लेते हैं पहले। दो संख्याएं क्या दे रखी थी हमें? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जांच कीजिए कि वो क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। ये हमें चेक करना था। पहली संख्या क्या थी हमारे पास? 26। दूसरी संख्या 91 है। एलसीएम कितना है हमारे पास? 13। और एचसीएफ कितना है हमारे पास? 13, और एलसीएम आया 182। 26 को 91 से गुणा करेंगे तो 2366 हो जाएंगे। और इसको भी गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2366। तो लिख लेंगे उपयुक्त तो दोनों ही हमारा कैसा है? एलसीएम में सत्य है। ठीक है, ये दोनों में आ गया तो इसका मतलब सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो दे रखा है हमें। अब क्या ज्ञात करना है? इसका एलसीएम ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना है। कौन कौन से नंबर का? 510। ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे 510 और 92। जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लेते हैं। कॉमन कौन आ रहा है? दो कॉमन आ रहा है, एक दो कॉमन आ रहा है। और कॉमन कौन आ रहा है? एक ये दो कॉमन आ रहा है। दो दूनी के कितने होते हैं बताओ? 4 होते हैं। तो एचसीएफ तो कितना आ गया हमारे पास? 4। फिर क्या याद करना है? एलसीएम किसका? 510 और 92 का। जो एक और कॉमन आ रहा है उसको लिख लेते हैं। कॉमन कौन आ रहा है? था 4। भाई 2 गुणा 2, ये कॉमन आ चुके हैं। अब कौन कौन बचा? एक तो ये 2 बचा, और ये 3 3 9 बचे, और 7 बचे। ये तो एक तो 2 बचा, और 9 बचे, और कितना बचे? 7। और एक 23 बचा, और 2 23 दूनी की 46। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो हमारा इनका आएगा वो आएगा 23,460। 23,460 हमारा आ जाएगा। फिर क्या याद करना है? जांच कीजिए इसकी दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो वही कर ले, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या क्या दे रही है हमारे पास? 510। इसको मल्टीप्लाई करना है 92 से। एलसीएम कितना है हमारे पास? 23,460। और एचसीएफ कितना है हमारे पास? 4। कितना है हमारे पास? यहाँ पर एक बार देख लेते हैं 510 के हमने क्या सही फैक्टर किए हैं। 510, 5 दो दूनी के 4 कितने बचेंगे? एक बचेंगे, और 11 हो जाएंगे। 5 दूनी के 10 कितने बचेंगे? एक बचेंगे। 10 5 दूनी के 10, फिर दो का लगा लेंगे। 12 दूनी के 24, एक बचेगा। 12 हो जाएंगे। 6 दूनी के 12, फिर दो का लगाएंगे। 6 दूनी के 12, ये हो जाएंगे। और ये तो चलो ठीक ठाक सा ही लग रहा है। हमने एल से 510 को ऐसे कैसे लिख लिया है? 510 के क्या क्या गुणनखंड आए हमारे पास? 2 गुणा 2 गुणा 2, और क्या है हमारे पास?
तीन गुणा तीन, और एक और आया हमारे पास 7 आया है। इसी प्रकार से हमने क्या किया है, 92 का क्या किया है हमने, 92 का क्या किया है हमने, फैक्टर किए हैं। 92 को फैक्टर करने पर कितना आ रहा है हमारे पास, 92 का फैक्टर कितना है हमारे पास, 23 गुणा 2 गुणा 2, 23 गुणा 2 गुणा 2 हमारे पास आंसर आ रहे हैं। या फिर वापस से देख लेते हैं, 510, यहाँ पर एक मिस्टेक आ रही है बाई मिस्टेक, 17 के 51, फिर 3 का लगा लेते हैं, कितनी बार, 10 बार, 2 का लगाएंगे, 5 बार, 5 का लगाएंगे, एक बार, ये आने वाला है इसका, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 5 17 गुना 3 गुणा 2 गुणा 5, यहाँ पर जो कॉमन आया हमारे पास केवल 2 कॉमन आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, केवल 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कौन सा आंसर हो जाएगा। एंड जो कॉमन आ रहा था उसको लिख लेते हैं, कॉमन कौन आ रहा है 2, और जो कॉमन नहीं आ रहा उसको लिख लेते हैं, जो जितने भी कॉमन नहीं आ रहे उन सबको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो कितने आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुना 5 गुणा 17 है, गुणा करेंगे तो 23,460। 23 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 46, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी के 8, और ये कितने हो जाएंगे, 120, यानी 4,46,920 हमारे इधर से आ जाएगा, तो इधर से भी करेंगे तो कितने आएंगे, 46,920, इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है इसको भी एक बार सोल्व कर लेते हैं। 336 के गुणनखंड करने हैं, 336 के मैं इधर कर लेता हूँ, 336, सबसे पहले 2 का लगाएंगे, तो 336 के मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 336 के क्या क्या गुणनखंड आएंगे हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, इसी प्रकार से 54 के कर लेते हैं। 54 के जो हमारे पास गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, कौन कौन से नंबर का, 336 और 56 नंबर का। जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लेंगे, एक 2 कॉमन आ रहा है इसमें, वो आ रहा है, और कौन आ रहा है इसमें, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को भी लिख लेंगे, 3 दोनों के कितने होते हैं, 6। इसी प्रकार से क्या करना है हमें, एलसीएम ज्ञात करना है। जो कॉमन आ रहा है उसको तो लिखना ही है साथ में, जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी लिख लेंगे। कॉमन कौन कौन आ रहा है, तो इसमें 2 और 3, और ऊपर के जितने भी नंबर नहीं आ कॉमन नहीं आ रहे उनको लिख लेंगे। कौन कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक तो ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, और ये 2 गुणा 3 तो कॉमन हमारे पास आ ही रहे हैं, 336 और 54 लिख लेंगे ब्रैकेट में। 2 गुणा 3 तो कॉमन आ ही रहे थे, इसके अलावा 1 2 3, 2 की पावर 3 कॉमन नहीं आ रहा है, और एक 7 भी कॉमन नहीं आ रहा है, और ये 3 गुणा 3 यानी 9 भी ये कॉमन नहीं आ रहा है। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 18,144। फिर वही ज्ञात करना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ ज्ञात करके देखना है। नहीं, 3,024 आएंगे, इसको गुणा करने पर एलसीएम गुणा एचसीएफ ज्ञात करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम की जगह एलसीएम लिखेंगे, एचसीएफ की जगह एचसीएफ। पहली संख्या हमें 336 दे रखी है और दूसरी संख्या 354 दे रखी है। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले तो 2 ही नंबर थे, अब 3 नंबर दे दिए हैं, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न को दे रखा है हमें 12, 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। 4 तीके 12 होते हैं, 4 को 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के हो जाएंगे, 5 तीके 15, और 21 के क्या हो जाएंगे बताइए, 7 × 21। फिर वही ज्ञात करना है कि हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात, एचसीएफ ज्ञात करना है पहले। एचसीएफ, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, कौन कौन से नंबर, 12 15 और 21। जो कॉमन आ रहा है इसके अंदर 3 कॉमन है, तो एचसीएफ तो कितना हो जाएगा, 3। फिर एलसीएम ज्ञात कर लेंगे कौन कौन से नंबर का, 12 15 और 21 नंबर का।
तो जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लेते हैं, और कॉमन 3 आ रहा है तो वो ये लिख लिए। बाकी जो कॉमन नहीं आ रहे, 2 गुना 2 नहीं आ रहे, 2 दूनी की 4 नहीं आ रही, और कितना नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, और कितना आ रहा है, 7। तो सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 420। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 420 एलसीएम। दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है 17, 17 का गुणनखंड कर लेंगे, 17 एकम 17। जब कुछ भी नहीं आए तो कम से कम एक तो आ ही रही। 23 का करेंगे, 23 एकम 23, और 29 का करेंगे, 29 एकम 29। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो कम से कम एक कॉमन आएगा, ये ध्यान रख लेना है। वही याद करना है, सबसे पहले एच सी एफ याद करना है। एच सी एफ सप्ताह कौन कौन से नंबर के, 17, 23 और 29 नंबर के। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कम से कम कितना कॉमन आ रहा है, एक। तो एच सी एफ कितना हो जाएगा, एक। फिर क्या याद करना है, एलसीएम। एलसीएम कौन कौन से नंबर का, 17, 23 और 29 नंबर का। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 11,339। 11,339, ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न को कर लेते हैं। 8 के कितने हो जाएंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। फिर क्या कर लेते हैं, 9 के कर लेते हैं। 9 के कितने हो जाएंगे, 3 गुना 3। और 25 के कितने हो जाएंगे, बताओ, 5 गुना 5। अब कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो कम से कम कितनी बार एक और लिख लेते हैं इसके आगे। वही याद करना, सबसे पहले एलसीएम, एचसीएफ। कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो एक आ रहा है, और सबको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। एलसीएम के लिए 8 गुना 9 गुना 25, क्योंकि सबके एक ही फैक्टर आ रहे हैं तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रश्न का आंसर कितना हो जाएंगे। देखिए 25 सौ के कितने होते हैं, 125, कितने हो जाएंगे, 200। 200 को 9 से गुना करेंगे कितने हो जाएंगे, 1800। 9 दूनी की 1800। तो ये प्रश्न के क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फोन नंबर का, एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ 306 और 657 नंबर का कितना दे रखा है, 9। एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ उनको कितना दे रखा है, 9। और क्या याद करना है हमें, एलसीएम याद करना है। एलसीएम क्या करना है हमें, याद करना है। अच्छा, एलसीएम और नंबर कौन से दे रखे हैं, देखो ब्रैकेट में जो होते हैं क्या नंबर होते हैं, हम जब सॉल्व करते आ रहे तो लिख रहे थे कौन कौन से नंबर का। ऐसे एलसीएम कौन से नंबर का, तो ये दो नंबर दे रखे हैं। पहला नंबर कितना दे रखा है हमारे पास, 306, और दूसरा नंबर कितना दे रखा है हमारे पास, 657। क्या कर लेना है, हम जानते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहला नंबर जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 306, और दूसरा नंबर कितना दे रखा है, 657। एलसीएम कितना दे रखा है हमें, एलसीएम को हमें ज्ञात करना है तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिख लेते हैं। एचसीएफ कितना दे रखा है, 9। मुझे क्या याद करना है, एलसीएम याद करना है। 9 एक्स्ट्रा में इधर इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर भेज देते हैं उसको। 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड में 9, और इधर कितना बचा हमारे पास, एलसीएम। डिवाइड लगा लेते हैं, 9 तिके 27, कितने बचेंगे, 2। और 9 चौक 36, गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, गुणा करने पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 22,338। 22,338 क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा। आसानी से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जांच कीजिए कि किसी भी प्राकृत संख्या एन के लिए संख्या 6 की 6n पर समाप्त होती है, 6 की पावर n पर समाप्त होती है। अच्छा, कोई भी नंबर अगर जीरो पे समाप्त होता है, कोई भी नंबर क्या होता है, जीरो पर अगर समाप्त होता है, तो जीरो कब आ सकता है, या तो 2 गुना 5 करूं तो जीरो आ सकता है, 5 दूनी के 10। या फिर क्या होना चाहिए, लास्ट में जीरो होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, लास्ट में 10 आ सकता है। कोई इसकी पावर करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 100। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 5 कितने होते हैं, ये। और हम क्या करना है, 10 के लिए इस नंबर का कोई भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो लास्ट में जीरो आने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, या फिर जीरो होना चाहिए। अब मेरे को 6n लिखना है। सिक्स, सिक्स कैसे ला सकता हूँ बताइए, 2 मल्टीप्लाई 3 इसकी पावर n कर लेंगे।
क्या इसकी पावर जीरो से दो और तीन से जीरो बन सकता है क्या लास्ट में? नहीं। तो लिख लेंगे सिक्स की पावर एन के लिए कोई भी संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होती है, क्योंकि तीन और दो को गुणा करने पर चाहते हैं, जीरो नहीं आता है, जीरो नहीं आता है सिक्स पावर एन के लिए। कोई भी संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होती, कोई भी संख्या जीरो पे समाप्त नहीं होती, कोई भी संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होती है, समाप्त नहीं होती। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर लेते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये नंबर जहाँ दे रखा है यहाँ दे रखे हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस के 5 दे रखे हैं। सबसे पहले ये कोई एक नंबर है, मैं मान लेता हूँ ए। तो ए बराबर कितना दे रखा है? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13। तो क्या कर लेना है? सबसे पहले इसके अंदर 13 दे रखे हैं, तो 13 की कॉमन ले लेते हैं इसमें। 13 यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा? 7 11 7 77। और यहाँ पर कुछ 13 कॉमन ले लिए तो एक बचा। 13 गुणा कितने हो जाएंगे? 78। क्या पूछ रहा है? संख्या भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? जब कोई भी संख्या भाज्य होने के लिए कितने गुणनखंड चाहिए? दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। कितने गुणनखंड होने चाहिए? दो से अधिक गुणनखंड। यहाँ पर देखो, एक तो ये नंबर है 78 को मैं दो भागों में आसानी से बांट सकता हूँ। तो 78 को क्या लिख सकते हैं? 3 दूनी के 6, एक और 9 दूनी के 18, 39 गुणा 2 लिख सकता हूँ। अब भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम तीन गुणनखंड होने चाहिए, तो कम से कम मेरे पास कितने गुणनखंड आ गए? तीन। और इसमें एक गुणनखंड एक भी है, जैसे इसमें भी लगा लेते हैं एक। तो ये कौन सा नंबर एक भाज्य संख्या है? तो यहाँ लिख लेंगे इसमें इसमें एक को छोड़कर अन्य गुणनखंड भी है, अन्य गुणनखंड भी है, गुणनखंड भी है। अतः ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 5 है, तो यहाँ पर भी 5 है, 5 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर कितना बचेगा? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस के 1। सबको लिख लेता हूँ, सबको इन सबको गुणा करूंगा तो कितने आ जाएंगे? 1008 और प्लस के 1। तो 5 गुणा 1000 कितने हो जाएंगे? 9। और इसमें कम से कम एक है। भाज्य संख्या होने के लिए तीन गुणनखंड चाहिए। देखो तीन गुणनखंड मुझे आसानी से मिल रहे हैं, तो ये भी कौन सा एक नंबर है? भाज्य संख्या है। सेम जो लाइन है वहां नीचे लिख लेंगे, इसमें एक को छोड़कर अन्य गुणनखंड भी है, तो ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर का प्रश्न दे रखा था, वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है उसका आंसर। अब हम मूव करते हैं प्रश्नावली 1.2 की ओर। 1.2 में हमें क्या दे रखे हैं? प्रश्नावली को प्रश्नावली को 1.2 में जो हमें दे रखा है वो क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला जो हमें दे रखा है, इन प्रश्नावली को हल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए हमें जो सपोज दैट अपरिमेय संख्या है, कौन से? √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम इसको ऐसे मान लेते हैं अभी कि भाई तुम अपरिमेय नहीं हो, क्या हो? परिमेय संख्या हो। तो लिख लेता हूं मैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने? इसको हमने माना कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। √5 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? ए बटे बी। कोई भी हम मैथ्स के अंदर क्या करते हैं? अंडर रूट की संख्याओं को पसंद नहीं करते हैं, तो इसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। अंडर रूट हटाना है तो दोनों ओर वर्ग कर लेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं। √5 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ 5। इसका वर्ग कर लेते हैं और इन दोनों संख्याओं का भी क्या कर लेते हैं? वर्ग कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। मुझे
सॉरी, 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि बचेगा क्यों, यहाँ पर 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। तो यहाँ लिख लेता हूँ, ये गलत लिख दिया मैंने। कोई भी जो नंबर होता है अंडर रूट का, इसका मतलब क्या है? अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 को गुणा करेंगे तो अंडर रूट के 25 हो जाएंगे, और 25 किसका मान होता है? 5। इसलिए डायरेक्ट बोल देते हैं कि अंडर रूट संख्या को सेम, अंडर रूट की संख्या को स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 और ए स्क्वायर, साथ में बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? बी स्क्वायर चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर इधर आएगा, और 5 को इधर भेज लेंगे तो इधर कितना पहले से दे रखा है? ए स्क्वायर। हम यहाँ डिवाइड से अ, उधर मल्टीप्लाई कर थे, या मल्टीप्लाई से वापिस इधर डिवाइड में ले जाएंगे इसको, 5। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल लेंगे, ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगर ये जैसे इसमें डिवाइड नहीं लगा हुआ, तो ये जाहिर सी बात है, ये क्या दे रखा है? इसको डिवाइड कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो वो हमने लिख लिया है कि 5 ए स्क्वायर को क्या कर रहा है? 5 विभाजित कर रहा है। तो जो नंबर ए होगा, तो तब संख्या ए को भी, संख्या ए को भी 5 विभाजित करेगा, 5 विभाजित करेगा। ये हमने कैलकुलेशन निकाल लिया है, कंक्लूजन नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 1 हमने निकाल लिया है यहाँ से। ए स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है? 5 विभाजित कर रहा है। यहाँ मैं एक बार बता देता हूँ, इसका मतलब हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है, कोई भी जैसे संख्या ए की जगह मान लो कोई नंबर दे रखा हो, ए की जगह मान लो 10 दे रखा हो, तो यहाँ पर कितना हो जाता है बताओ? 10 का स्क्वायर बटे में 5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 का स्क्वायर बटे 5 हो जाता है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है वैसे? 100/5। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर 5 10 में अगर 5 का भाग जा रहा है, 10 में 5 का भाग जा रहा है, बिल्कुल कितने बार? 2 बार। तो ये जो स्क्वायर जा रहा है, उसके अंदर भी तो 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। तो मैं वही लिख रहा हूँ कि ए संख्या, ए को भी, ए स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है? 5। मतलब ए स्क्वायर कितना था? 100। 100 को कौन विभाजित कर रहा है? 5। तो संख्या ए को भी क्या विभाजित करेगा? जो ए नंबर है उसको भी कौन विभाजित करेगा? 5। तो अब जैसे मैंने विभाजित किया, तो वो एक नंबर अलग से आया, जैसे 20 गुणा 5 हो गई, इधर हो गई कि नहीं हो गई? तो 20 को मैं कोई नंबर सी मान लेता हूँ, तो मैं ए बराबर कितना लिखता हूँ? ए बराबर 5 सी रखने पर, यहाँ पर ए बराबर 5 सी रख लेता हूँ। ए बराबर 5 सी रख लेते हैं। बी स्क्वायर पहले से दे रखा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, और 5 का, 5 पहले से दे रखा है, 5 से काट लेंगे कितनी बार? 5 बार। हमारे पास यहाँ पर सी स्क्वायर का मान निकाला, मुझे किसका मान निकालना है? सी स्क्वायर। 5 इधर गुणा में एक्स्ट्रा में दे रखा है, इधर भेज देंगे तो कैसे हो जाएंगे? डिवाइड हो, उधर पहले से बी स्क्वायर बटे दे रखा है, 5 इधर डिवाइड में आ गई। सेम का जो निष्कर्ष निकाला था, निष्कर्ष यहाँ भी निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है। तब संख्या, तब संख्या जो है, बी को भी कौन विभाजित करेगा? 5। बी को भी 5 विभाजित करेगा, 5 विभाजित करेगा। ये निष्कर्ष निकाल लिया हमने, कौन सा? दूसरा। अच्छा, हमने क्या पढ़ा? अंडर रूट 5 कैसी एक परिमेय संख्या हमने माना, परिमेय संख्या है, तो क्या किसको रूप में लिख सकते हैं? ए और बी। यहाँ पर ए और जी बी है, कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पर लिख लेता हूँ सहअभाज्य संख्या। और बी किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। अगर सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम निष्कर्ष पे पहुंचे, तो हमने क्या बताया कि ये, इसके अंदर भी कितना गुणनखंड छिपा हुआ है? 5 छिपा हुआ है। और बी के अंदर भी कितना गुणनखंड छिपा हुआ है? 5 गुणनखंड। अभाज्य होने के लिए कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उनका एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1। यहाँ पर तो कितना अतिरिक्त गुणनखंड? 5 आ रहा है। तो हमने जो ये कल्पना की है, हमने जो क्या की है, कल्पना की है परिमेय संख्या की, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारा ये 5 इसीलिए एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि हमने गलत कर्म कल्पना की है। हमारी कल्पना में क्या आ रहा है? विरोधाभास आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास? विरोधाभास आ रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 से, निष्कर्ष 1 व निष्कर्ष 2 से, निष्कर्ष 2 नहीं है, 2 से हम पाते हैं, हम पाते हैं
हम पाते हैं इसमें एक के अतिरिक्त गुणनखंड पांच भी मौजूद है, पांच भी है में, अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। अतः अंडर रूट जो पांच है, एक कौन सी संख्या है? परि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट पे आज क्या है हमारी? एक है अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट पांच एक परिमेय संख्या है। दो प्रकार के कॉन्सेप्ट बनते हैं इसके अंदर, ये अलग प्रकार का है, तो इसको सबसे पहले वही लिख लेते हैं कि माना 3 + 2 अंडर रूट के पांच एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या इसको मान लेना है। अगर परिमेय संख्या है तो 3 + 2 अंडर रूट पांच को किस रूप में लिख सकते हैं? ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां लिख लेंगे जहां ए तथा बी सहभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एंड बी जो है किसके बराबर नहीं है? जीरो के बराबर नहीं है। सबसे पहले क्या कर लेना है? तीन इधर एक्स्ट्रा इधर का उधर वो कर लेते हैं इसको, उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा? माइनस का। इधर कितने बचेंगे? 2 अंडर रूट के 5। ए बटे बी दे रखा है -3 दे रखा है। यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 2 अंडर रूट के 5 बराबर बी इधर ए, बी इधर भाग में इधर गुना कर लेते हैं एक बार, कितने हो जाएंगे? 3b, और नीचे बी दे रखा है, दो एक्स्ट्रा में दे रखा है, इधर दो को भी इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, इधर अंडर रूट 5 बचा, a-3b बटे में नीचे दो गुणा में हो जाएगा। अच्छा, अभी अभी हमने जस्ट सिद्ध किया था अंडर रूट 5 क्या है? कि अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये जो पूरा नंबर दे रखा है ये क्या है? एक नंबर है, संख्या है। क्या है? एक संख्या है, जो कि कौन सी संख्या है? परिमेय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती है, आपस में क्या नहीं हो सकती है? बराबर। अतः जो ये पूरा जो नंबर दे रखा है वो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर नीचे इसके नीचे लिख लेंगे, यहाँ a-3b बटे में 2b एक संख्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब एक संख्या है, पूर्णांक है। जबकि अंडर रूट 5 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः दोनों बराबर हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो दोनों को बराबर करेंगे तूफान आ जाएगा। अतः दोनों बराबर नहीं हो सकती है, बराबर नहीं होती हो सकती है। ये क्यों आया है? ये क्योंकि हमने क्या है, हमारी गलत कल्पना के लिए हमने कि ये परिमेय संख्या है, बराबर नहीं हो सकती है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, यह है हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो हम अपनी कल्पना से कर लेते हैं, ये परिमेय संख्या ना मान के इसको कौन सा मान लेते हैं? अपरिमेय। तो 3 + 2 अंडर रूट 5 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। अच्छा, परिमेय संख्या में कुछ भी जोड़े, कुछ भी गुणा करे, कुछ भी भाग करे तो वो सभी संख्याएं कौन सी कहलाती है? अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। ध्यान रख लीजिएगा इसको। सबसे पहले हमें वही करना है, सिद्ध कीजिएगा निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। 1/√के, तो सबसे पहले माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का नहीं, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लेंगे इसको। अगर परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां लिख लेंगे, जहां ए तथा बी सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। और बी किसके बराबर नहीं है? जीरो के बराबर नहीं है, जीरो इसके बराबर नहीं है। अच्छा, क्या करना है? इसका वर्ग करना है, क्योंकि अंडर रूट घटाना है, तो दोनों वर्ग करेंगे, तो एक का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर लिख लेंगे, वर्ग करने पर
मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, एक का वर्क करेंगे तो एक, अंडर रूट दो का वर्क करेंगे तो दो हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, दो बचेगा, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर। अच्छा, इस पूरे को एक फॉर्म क्या करना है, ए स्क्वायर का मान निकालना है, इसमें किसका मान निकालना है, ए स्क्वायर का, बी स्क्वायर एक्स्ट्रा में देकर उधर जाके किस में हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे उधर जाके, मल्टीप्लाई में। तो ए स्क्वायर का जो हमारे पास मान आएगा वो आएगा बी स्क्वायर बटे दो। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो निकाल सकते हैं जिस प्रकार पहले प्रश्नों में निकाले थे कि बी स्क्वायर को दो विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, दो को विभाजित कर रहा है, अतः संख्या बी को भी, अतः बी को भी कौन विभाजित करेगा, दो को भी कौन विभाजित करने वाला है, अतः बी को भी दो विभाजित करेगा, दो विभाजित करेगा, दो विभाजित करेगा। तो यहाँ पर अगर विभाजित करेगा तो यहाँ पर कोई एक नंबर अलग से आ जाएगा। तो बी जो बराबर मैं मान लेता हूँ टू सी, बी बराबर क्या मान लेता हूँ टू सी, रखने पर बी बराबर टू सी रख लेते हैं यहाँ पे। मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर ए स्क्वायर पहले से दे रखा है, बी की जगह कितना रखना है टू, सी का स्क्वायर बटे में नीचे पहले से कितना दे रखा है दो, ए स्क्वायर को रख लेते हैं, दो का स्क्वायर चार और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर और दो, दो दूनी के कितने होते हैं चार। मुझे किसका मान चाहिए, सी स्क्वायर का। ये दो इधर गुणा में एक्स्ट्रा में इधर भेज देंगे तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, इधर ए स्क्वायर बटे में दो। तो वो जो कंक्लूजन निकाला सेम कंक्लूजन यहाँ निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर को दो विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, अतः ए को भी दो विभाजित करेगा, दो विभाजित करेगा, ए को भी क्या करेगा दो विभाजित करेगा। अच्छा, हमने देखें कोई भी संख्या, अगर हमने क्या माना था ए और बी कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष एक जो हमने निकाला, निष्कर्ष एक जो निकाला, इसमें क्या हो रहा है, दो अतिरिक्त गुणनखंड आ रहा है। बी में भी कौन आ रहा है, अतिरिक्त गुणनखंड आ रहा है, बी में भी कितना गुणनखंड दे रखा है दो। यहाँ पे जैसे ए बटा बी है, इसके अंदर भी दो है और इसके अंदर भी कितना है दो। सहभाज्य हमने संख्या माना था, कौन सी संख्या माना था हमने, सहभाज्य। लेकिन यहाँ पर सहभाज्य होने के लिए केवल एचसीएफ एक होना चाहिए, यानी उसमें एक ही कॉमन आना चाहिए, कुछ नहीं हो। लेकिन यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है, दो भी कॉमन आ रहा है। इसीलिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या की, गलत कल्पना कर ली है, इसके कारण हमारे पास ये दो एक्स्ट्रा में प्राप्त हो रहा है, दो एक्स्ट्रा में क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। वही लिखेंगे जो हमारे पास दे रखा है, निष्कर्ष एक, निष्कर्ष दो से हम प्राप्त हो गए एक अतिरिक्त गुणनखंड पांच भी है। निष्कर्ष एक, एक तथा निष्कर्ष दो, निष्कर्ष दो में एक के अतिरिक्त गुणनखंड पांच भी है, पांच भी है। एक के अतिरिक्त गुणनखंड कौन है, पांच नहीं दो है, दो भी है। अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना हमने क्या मान ली थी, इसको परिमेय मान ली थी, इसके कारण प्राप्त हुआ है। अतः एक बटा अंडर रूट जो है ये कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है दूसरा, सात अंडर रूट के पांच, कितना दे रखे हैं, सेवन अंडर रूट के फाइव। इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। तो माना सात अंडर रूट के पांच एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मान लेते हैं, इसको कौन सी संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो अगर परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर ए तथा बी कौन सी संख्या है, सहभाज्य, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ए तथा बी सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य सहभाज्य संख्या है। और बी किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। अभी यहाँ पर सात एक्स्ट्रा में दे रखा है, इधर भेज देते हैं इसको, पांच बराबर ए बटा सात बी
अच्छा, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था? अंडर रूट 5 कौन सी संख्या थी? एक अपरिमेय संख्या थी। ये कोई संख्या है, तो लिख लेंगे a बटे 7 भी एक संख्या है। एक संख्या का पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। एवं अंडर रूट 5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या परिमेय और संख्या अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती है? अतः दोनों बराबर नहीं होगी, अतः दोनों बराबर नहीं हो सकती है। दोनों बराबर नहीं हो सकती। अच्छा, ये दोनों बराबर क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमने गलत कल्पना की है। गलत कल्पना क्या की हमने? परिमेय माना है। बराबर नहीं हो सकती है, जो कि हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कारण प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है। ये कौन सी, किसके कारण प्राप्त हुआ है? गलत कल्पना के कारण। हमने कल्पना क्या कर ली थी? हमने कि परिमेय संख्या मान ली थी, इसको इसलिए मान लेते हैं। अतः 7 अंडर रूट 5 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा था, उस प्रश्न को हम कर लेते हैं। इसमें देखिए 6 प्लस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 6 प्लस अंडर रूट 2 को हमें क्या करना था? बताना था कि ये भी एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लेंगे। तो माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको लिख लेंगे 1/√2 को किस रूप में लिख सकते हैं? a/b के रूप में। जहां लिख लेंगे a और b सहभाज्य संख्या, b किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है, लिख लेंगे। अच्छा, इधर एक्स्ट्रा में थे, उधर डिवाइड लगा लेंगे। ये प्लस में दे रखा है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। a/b-6। तो ये b एक्स्ट्रा इधर गुणा कर लेंगे क्योंकि भिन्न के जोड़ है। अंडर रूट 2 बराबर 2 - के 6b/b कितना जाएगा? b। अच्छा, यहाँ पर ये तो क्या है? एक संख्या है, और ये क्या कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। क्या दोनों बराबर हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है? दोनों बराबर क्यों आ रही है? क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली। गलत कल्पना क्या की हमने? इसको परिमेय मान लिया। अतः ये परिमेय संख्या ना होती, कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा जो चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। नेक्स्ट पे जो हमारा चैप्टर दे रखा है